कि नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो अमूर ख़ारजा हैं, वो किसी भी रियासत, किसी भी कौम के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट होती हैं। आपके एक्सटर्नल जो फ़ोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जो अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं। कोई भी मुल्क अपनी ही प्रोडक्ट या अपनी ही प्रोडक्शन के बिहाफ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता, बल्कि वो इंटरडिपेंडेंट है। हर कौम, हर मुल्क और हर ख़ानदान के अपने अपने स्किल और अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी अपनी एक्सपर्टिस, वीकनेस और स्ट्रेंथ हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ने भी इस दुनिया के अंदर डिवाइड की हैं। दुनिया के हर जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि ये पूरे खिते, ये इलाके, ये कौमें, ये सारे एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट है, जो अमेरिका है, इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, इसकी जो ग्रोथ हुई है, इसने जो एडवांसमेंट्स की हैं, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, एमुनेशन और अस्करी और फौजी ताकत में जो इसने बेशबहा इजाफा किया है, इसकी बुनियादी वजह इसकी डिप्लोमेसी है, इसकी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। हम आज उन्हीं इंटरनेशनल रिलेशन, उन्हीं डिप्लोमेसी और वो अचीवमेंट और वो एडवांसमेंट जो गुज़श्ता एक सदी में अमेरिका ने अचीव किए हैं, उनका आज एक जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। ये सिर्फ 1991 से लेके 2000 तक है। एक एक 100 साल, एक सेंचुरी की ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। मेरे स्टाफ और मेरी टीम ने कंपाइल करके मेरे सामने ये पुट अप की है और मुझे हुक्म दिया है कि आपके सामने इसको मैं पेश कर दूँ। तो 1991 में अमेरिका के अंदर टेक्सास के एरिया में पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ, आइडेंटिफाई हुआ कि अमेरिका के अंदर एक बिग रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम के। हमें ये तो पता है अल्बर्टा में, लॉयड मिनिस्टर में, सस्केचुआन में रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली जो रिजर्व एरियाज हैं, वहाँ पे फॉसल रिजर्व्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जिनको जो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, प्रोसेस भी करते हैं, कुछ लोकल रिफाइनरी में करते हैं, कुछ यूएस में एक्सपोर्ट करके क्रूड फार्म में यूएस में आते हैं, रिफाइन होके फिर उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट वो कनाडा के अंदर वापस आ जाती है। लेकिन टेक्सास के अंदर, टेक्सास एक स्टेट है साउथ साइड में, मेक्सिको के पास, वहाँ पे सफिशिएंट पेट्रोलियम डिस्कवर हुई। वो भी अमेरिका की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ में, एडवांसमेंट में उसने एक कंट्रीब्यूशन की। उसके साथ साथ फिर क्योंकि ये एक पीसफुल एरिया था, दुनिया से अलग थलग था, जहाँ पे इतनी फाइटिंग भी नहीं हुई थी, नई ज़मीन, नई धरती इंसानियत को मिली थी और इंसानियत और कौमें भी वो जो एडवांस थी, जो डेवलप थी, जो डिसिप्लिन थी, यूरोपियन नेशन थी, उन्होंने यहाँ पे आके डेरे डाले। और वो चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इन एडवांस कंट्रीज़ ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और अपने अपने रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय करके इनिशियली कॉलोनी एस्टेब्लिश की। फिर वही कॉलोनी आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन की शक्ल में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शक्ल दी। वो सारी स्टेट एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी रियासत हाय मुत्तहिदा बन के दुनिया के सामने आई। हम देखते हैं कि 1903 में फोर्ड कंपनी डेवलप होती है, जो पेट्रोलियम से चलने वाली व्हीकल्स बनाती हैं, और फोर्ड फोर्ड वैगन दुनिया ने पहली दफ़ा मंजर यहाँ पे आई और देखी। उसी दौर में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन उड़ाने की कोशिश की और इसका उन्होंने एक शानदार कामयाब तजर्बा किया। बात आगे बढ़ती है, जनरल मोटर इंट्रोड्यूस होती है 1908 में। ये भी एक डेवलपमेंट थी और साइंस को एक नई जहद मिलती है। जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के वो अगर फर्ज करें किसी और लोकेशन पे हैं, वो चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सऊदीया हो, इजिप्ट हो, इन कंट्रीज में क्योंकि चर्च और जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे, उनके साथ साइंस का कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर टकराव होता था। लेकिन अमेरिका के अंदर ये एडवांटेज था कि उन्होंने चर्च को, रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया था। उसका ये बेनिफिट हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्हें एक फ्री डोमेन मिल गई, फ्री फील्ड मिल गया। वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अदारों के अंदर अपनी रिसर्च लैब में मज़हब को अलग रखते हुए, चर्च की जो कंडीशन थी, उनकी रेस्ट्रिक्शन थी, उनको अलग करते हुए
जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इंडिपेंडेंट उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी, और अमेरिका हम देखते हैं कि आज मौजूदा शक्ल में हमारे सामने मार्ज़ वजूद में आ गया। ये सिर्फ यही वजह थी कि उन्होंने कई सारे ऐसे ऐसे अतकादात, ऐसे जो मजहबी हों या रूहानी हों, स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह की, किसी भी सतह की जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव कर दिया, और ज़िंदगी को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया। लकीली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेके 1980 तक 4 साल तक दुनिया पे मुसल्लत रहती है, और यूरोप के अंदर एक बड़ी तबाही आती है, जिसमें यूके, फ्रांस, इसमें फिर पुर्तगाल, इटली, यूएस और यूएसएसआर, रशिया, ये एक एक ब्लॉक में होते हैं। दूसरे ब्लॉक में हम देते हैं कि जर्मनी है, हंगरी है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑटोमन अम्पायर में टर्की, ये एक ब्लॉक बनता है। ये दो ब्लॉक आपस में टकराते हैं, लेकिन इस पूरी जंगो जदल के मार्का में अगर किसी को बेनिफिट हुआ, किसी ने बेनिफिट लिया, तो वो यूएस था, वो अमेरिका था। अमेरिका ने यहाँ पे सफिशेंटली खुल के अपने हथियार बेचे और माली मफादात समेटे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी अमेरिका के अंदर जो पूरी दुनिया में हकूक़ नस्मा के हवाले से तहरीकें चलाते हैं, यहाँ पे पहली दफ़ा 1920 में औरतों को, ख़वातीन को वोट डालने का हक मिला। इससे पहले ख़वातीन को वोट डालने का भी हक नहीं था। तो ये इंसानियत के, ख़वातीन के, इंसानों के हकूक़ के चैंपियन हैं। फिर हम देखते हैं कि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर बर्पा होती है, और 1945 तक ये दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी दो ब्लॉक थे, एक ब्लॉक में यूके और यूएसएसआर और अमेरिका है, दूसरे ब्लॉक में हम देखते हैं कि जर्मनी है, जापान है, इटली है, और ऑटोमन अम्पायर मीन यहाँ पे टर्की भी इसमें शामिल था। तो इस यहाँ पे भी अगर किसी ने, हम ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा लें, देखें, अगर किसी ने एडवांटेज लिया, किसी को बेनिफिट हुआ, तो वो यूएस है। वो कैसे? वो ऐसे कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने, अमेरिकन प्राइवेट बिजनेसेस ने सफिशेंटली अपने हथियार बेचे, अपने एमोनेशन यहाँ पे उन्होंने सेल किए, और उन्होंने फिनेंशियल बेनिफिट सफिशेंटली अचीव किए। फिर हम देखते हैं कि 1941 में भी ना चाहते हुए अमेरिका को जंग के अंदर कूदना पड़ा, जब पर्ल हार्बर पे जापानी फोर्सेस ने अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक किया, तो फिर अमेरिका को भी उसका रिएक्शन करना पड़ा, और हम देखते हैं कि उसका जब रिएक्शन हुआ, तो वो जापान के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जापान ने फिर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, दो सिटीज़ को खोने की शक्ल में इसके नतायज भुगते। और आज भी जो एटम बम इन दो शहरों में गिराए गए थे, उसके आसार आज भी हम वहाँ पे देख देख सकते हैं। तो गोया अमेरिका ने अगरचा कुछ नुकसान भी किया, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने एक बड़ा जो रिएक्शन किया, उस रिएक्शन के नतीजे में दो शहर तबाह किए। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इसी दौर में 1944 में एक डी डे का भी मार्का होता है। डी डे इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो तकरीबन इस पूरे मार्के की प्लानिंग 2 साल तक होती रही, और नॉर्मंडी एक एरिया का नाम है, एक शहर का नाम है फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस तो पूरा जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। पेरिस, फ्रांस, इस नाम की कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं थी, क्योंकि जर्मन फोर्सेस ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन वेस्टर्न फोर्सेस, जो दूसरी कौमें थी, दूसरी कौमों से मेरी मुराद पर्टिकुलरली यूके और यूएस की जो फोर्सेस थी, वो डिटरमिन थी कि उन्होंने जर्मनी को शिकस्त देनी है। तो उन्होंने शिकस्त यहाँ से, जो वेस्ट साइड है, नॉर्मंडी से वो स्टार्ट की। फ्रांस का एक अटलांटिक ओशन में सी पे, समंदर के साहल पे शहर है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख तक सोल्जर्स उन्होंने डिप्लाई किए। 2 साल तक इसकी प्लानिंग होती रही, और जब जंग बर्पा हुई, तो कमोबेश 6,000 जर्मन फोर्सेस वहाँ पे कत्ल हुए, और 2500 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पे मरे।
اور بھی قوموں کے اور بھی جو افواج وہاں پہ انوالو تھی ان کا بھی جانی اور مالی نقصان ہوا، لیکن میجر لاس جو تھے وہ جرمن اور امریکہ کا ہوا۔ لیکن ایونچولی کیونکہ امریکہ یہاں پہ فتح یاب ہوا، جو یونائٹڈ فورسز تھیں انہوں نے پھر آگے ایڈوانسمنٹ کرتے ہوئے جرمن کو پیچھے دھکیلا اور فرانس کو دوبارہ پھر لبرٹی اور فریڈم سے ہمکنار کیا۔ دوسری طرف جرمن فورسز کیونکہ یو ایس ایس آر میں بھی شکست کھا چکی تھی، تو وہاں سے بھی جو رشین فورسز تھی وہ اس آگے ایڈوانسمنٹ کرتی ہوئی برلن تک آ گئی، اور اس کے بعد جرمنی نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہاں پہ بھی جو میجر ایڈوانٹیج ہوا وہ امریکن فورسز کا ہوا۔ امریکہ نے جو یہاں پہ اپنے ایمونیشن ویپنز سفیشینٹلی سیل کیے، اور ریسورسز جب ڈسٹریبیوٹ ہوئے، کیونکہ جب فاتح قوم ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو مال غنیمت کی شکل میں ریسورسز جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ریسورسز بھی سفیشینٹلی اپنے حصے کے مطابق وصول کیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی دور میں 1944 میں جب دنیا نے محسوس کیا کہ اب بہت تباہی ہو چکی ہے، اب ہمیں کنسٹرکشن کی طرف جانا چاہیے، تو اسی سال 1944 میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک مارز وجود میں آتے ہیں۔ نیو ہیمپشائر ایک سٹیٹ ہے، یہ نیو یارک اور مین، میساچوسیٹ، ان 3-4 سٹیٹس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے امریکہ کی نیو ہیمپشائر۔ ایسٹ سائڈ میں اٹلانٹک اوشن کے پاس بوسٹن سٹی اس کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے قریب وہاں پہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک اسٹیبلش ہوتے ہیں، جو دنیا کو معیشت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے دوبارہ ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1949 میں ناٹو مرز وجود میں آتی ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں یورپ اور نارتھ امریکن فورس جو کنٹریز ہیں وہ کچھ کنٹری اس میں شامل ہوتے ہیں، اور الگ سے اپنا ایک بلاک اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ ریکنسٹرکشن کریں ایسے ملک اور قوموں کی جہاں پہ سفیشینٹلی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1952 میں امریکہ ہائیڈروجن ایکسپلوژن کرتا ہے پیسیفک اوشن میں اس کے ٹرائل یا تجربہ کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اب ہمارے پاس ایٹم بم کے علاوہ بھی ایک ایسا بم ہے جس سے ہم دنیا میں ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ تو 1964 سے لے کے 1973 تک امریکن فورسز نے ویتنام میں جنگ لڑی، اور یہ 6-7 سال کے عرصے میں قتل و غارت ہوئی، ریسورسز وہاں پہ ضائع ہوئے۔ 1969 میں امریکہ کا اپولو 2 جو فرسٹ امریکن ہیومن بینگ تھا وہ چاند پہ لینڈ ہوا، یہ بھی امریکہ کی ایک اچیومنٹ تھی۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص بنا جو چاند پہ سکسیسفلی لینڈ کر کے پھر زمین پہ لوٹ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 میں پھر WWW ورلڈ وائڈ ویب ایک انٹرنیٹ کی شکل میں پوری دنیا کا نیٹ ورک اسٹیبلش ہوا اور مارز وجود میں آیا، جس نے ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اسی انقلاب کے نتائج ہیں کہ آج فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے آن لائن میڈیا بھی، سارے نیوز پیپر اور چینلز اپنے اپنی جو پروڈکٹ ہیں، پروگرامز ہیں آن ایئر کرتے ہیں، لیکن انہی پروگرامز کو آپ یوٹیوب میں یا ان کی اپنی ویب سائٹ میں یا اپنی ہوسٹنگ میں ڈومین میں جا کے ان کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ WWW HTML اور HTTP یہ 3 پروڈکٹ مارکیٹ میں جب آئیں تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اپرچونٹی میسر ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج جس طرح سے پوری دنیا کے انسان اگر چاہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ 1991 میں اسی امریکہ نے پھر عراق پہ حملہ کیا، میسیو ڈسٹرکشن ایمونیشن کا سہارا لیتے ہوئے انٹرنیشنل فورسز کو اپنے ساتھ ملایا، پرٹیکولرلی یو کے میں ٹونی بلیئر کو اپنے ساتھ ملایا، بعد میں جس نے پوری دنیا سے اتنے لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد معافی مانگی کہ ہم نے وہ غلط کیا، لیکن بہرحال انہوں نے عراق کے اندر ایک جنگ برپا کی اور جنگ ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1996 میں گوگل اسٹیبلش ہوتا ہے امریکہ کے اندر۔ گوگل ایک ایسا سرچ انجن، ایسی آرگنائزیشن ہے
جس نے آج 2003 میں کئی ساری اور پروڈکٹ لانچ کرتی ہیں، وہ چاہے گوگل ڈرائیو ہو، گوگل فوٹو ہو، گوگل ڈاکومنٹس کی شکل میں، پریزنٹیشن کی شکل میں، ہر جگہ پہ اب یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، پرٹیکولرلی نیویگیشن میں، گوگل میپ میں پوری ارتھ کو، دنیا کے سارے شہروں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے آپ ریئل ٹائم میں بھی چیزوں کو ویژولائی کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ مختصر سی 100 سالہ تاریخ ہے، اچیومنٹ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی، جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔